तो एक शब्द में मैं ये कहूँ कि इसी नौकरी के बदौलत जो कुछ भी आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर कॉप और ये सब इसी नौकरी की बदौलत है। ये बात सही है कि वहाँ से जब हम लोग जा रहे थे तो जानकारी ये मिल रही थी कि देवकृष्णा इधर गया है। पुलिस को देखते ही बाकी सब तो भाग गए, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने कहा आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। बहरहाल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, गोली लगी उसको। फिर सेट पे मैंने अपने एसपी को बताया, नाराज़ हुए मुझ। फिर उससे जैसे ये कहते हैं ना कि फिर उससे धड़क खुल गई। आजमगढ़ से लखनऊ लाया गया। आते ही मैं यहाँ महानगर हुआ, सीओ महानगर हुआ, उसके बाद सीओ हज़रतगंज हो गया। उसी बीच में शिव प्रकाश शुक्ला ने 2-3 बहुत बड़ी हत्याएं लखनऊ में कर दी। एक तो दिलीप होटल में उसने फायरिंग की, एक आदमी वीरेन शाही को यहाँ दिन दहाड़े मारा। ये इसकी शुरुआत करें इससे पहले मतलब ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला? हाँ भाई, लाइफ में इतना बड़ा आतंक तो उत्तर प्रदेश में तो कभी किसी भाई आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के लिए देश में पहली बार एक यूनिट बनी जिसको एसटीएफ कहा गया, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, शिव प्रकाश शुक्ला। हालांकि लिखा पढ़ी में तो शिव प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग की गिरफ्तारी या उसके सफाई के लिए ये गठित किया जाता है। और सिर्फ 6 महीने के लिए एसटीएफ का गठन हुआ। ये कहा गया कि 6 महीने में आप ये काम निपटाइए। तो सर आप जब लखनऊ में थे उससे पहले इसकी दस्तक यहाँ सुनाई दी चुकी थी कि? नहीं, इसके पहले कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था। अच्छा। ना मैंने कभी इसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सुना था। कि मैं 95 में यहाँ आया हूँ और वहीं उस समय वहाँ पे इसका प्रभाव आने लगा था गोरखपुर में, लेकिन लखनऊ तब तक ये इसके बारे में नहीं पहुँचा। तो ये श्री प्रकाश शुक्ला की ये बात सही है कि अपनी बहन से कोई इसको झगड़ा हुआ था, बहन की वजह से, उसकी वजह से? वैसे ये डिस्प्यूट है इस मामले में। अच्छा। हमारी जानकारी में जब इसने शुरुआत की गुंडई की वहाँ पर, तो उस ज़माने में केबल चलते थे, केबल कलेक्शन बड़ा उसमें। हाँ, वो उसमें इलाके बटे होते थे जी। जो जितना दबंग है वो उस इलाके की वसूली करता था। जैसे एक फ्रेंचाइजी किसी के पास है केबल की, तो उसने 20 मोहल्लों में अपने कनेक्शन बांटे। 300 रुपये उस ज़माने में एक महीने के होते थे, 150 से लेके 300 तक। पैसा लोग देते नहीं थे, गुंडई करते थे, तो उनसे भी बड़े गुंडे को ये हायर कर लेते थे कि एक महीने में फ़लाँ इलाके में 500 कनेक्शन हैं, तो आप 500 कनेक्शन का किराया वसूल के लिए आइए और 10% हमसे ले लीजिए, 20% हमसे ले लीजिए। तो ये फ्री का पैसा था, धमका के पैसा वसूलना है और उसमें से 20% या 10% जो भी है वो ले लेना है। तो दिन भर अपना सुबह नहा धो के निकले, धमकाना शुरू किया, किराया लिया और शाम को जमा किया, उसमें से इतना पैसा मिल गया। उसी में जो पहले के गुट काम कर रहे थे वसूली का, उनसे इसने अपने इलाके में कहा कि साहब यहाँ का हम वसूलेंगे, यहाँ के गुंडे हम हैं, तुम कौन हो। झगड़ा हुआ और फिर सीरीज से 8 हत्याएं हुई, जिसमें सबसे जो ख़राब सिचुएशन थी कि मायावती जी मुख्यमंत्री थी और उस ज़माने में एक वो समीक्षा बैठक उन्होंने शुरू की थी। तो समीक्षा बैठक करती थी, तो जनसभा जब करती थी तो एसपी, डीएम, एसडीएम, चीफ इंजीनियर, फलाने ढकाने, इनके सस्पेंशन का अनाउंसमेंट करती थी और पब्लिक ताली बजाती थी। तो आप समझ लीजिए क्या दहशत अधिकारियों में रहती होगी। तो जिस दिन उनका प्रोग्राम था समीक्षा बैठक और जनसभा का, उससे एक दिन पहले केबल के इसी व्यवसाय में 2 सगे भाई थे। एक को तो घर में घुस के गोली मारी सेमी ऑटोमेटिक वेपन से, और दूसरे को गोलघर के पास मारी। तो हल्ला हुआ कि साहब मायावती जी का साहब वो कभी क्राइम से और कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उनके एक दिन पहले उसमें खैर एसएसपी डीएम का नुकसान भी हुआ। जब वो आई तो लोगों ने हल्ला किया, साहब ये दिन दहाड़े यहाँ गोली चल रही है, ट्रांसफ़र हुए या सस्पेंड हुए मैं नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान हुआ उसमें। वो पहला इंसिडेंट था जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो। यहाँ आने के बाद लखनऊ में फिर उसकी दस्तक लखनऊ में हो गई, फिर धीरे धीरे लखनऊ में दस्तक दी। तो पहले वो कहते हैं यहाँ भी जो लॉटरी वाला था उसको ही सबसे पहला उन्होंने टारगेट किया। ऐसा है, विवेक श्रीवास्तव था, उस ज़माने में लॉटरी चलती थी
और धीरे धीरे करके विवेक श्रीवास्तव लखनऊ का सबसे बड़ा लॉटरी व्यवसायी हो गया। बल्कि उसने एक 4 मंजिली इमारत खरीद ली जिसमें अच्छा हर स्टेट के अलग अलग लॉटरी हुआ करती थी, सबके काउंटर खोल दिए और फिर लोग जो ले जाते थे टिकट, वो जो लॉटरी के टिकट वो उसी के यहाँ से ले जाते थे। और इसका एक बहनोई था, वो भी छोटी मोटी 2 4 6 वो लगवाता था काउंटर्स। उसने श्री प्रकाश से कहा होगा कि ये मान नहीं रहा, या तो इससे हमें कट दिलवाओ या हमें काम दिलवाओ। जैसे हज़रतगंज में सिर्फ हम ही बेचेंगे, हुसैनगंज में सिर्फ हम ही बेचेंगे, हसनगंज में सिर्फ हम ही बेचेंगे। तो इसने टेलीफोन से बात की होगी, उसने मना किया कि जो हमारे पहले से काम कर रहे हैं वो हैं। और फिर तब उसको लाटूश रोड पे शाम को 50 गोलियां मारी थी, बड़ी दहशत हुई थी। उस समय लोग इसको अशोक सिंह के नाम से जानते थे। ये अशोक सिंह के नाम से धमकी देता था कि मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ। फिर जब विवेक श्रीवास्तव की हत्या हुई, फिर और कई लोगों के यहाँ धमकाया। और खुली बात तब पूरी तरह अच्छी कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है जब वीरेन शाही को इसने इंदिरा नगर में मारा। क्योंकि उनसे पहले भी बातचीत हो चुकी थी वीरेन शाही से इसकी। इसने कहा था कि हम होली के पहले मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और सर तब तक ये वहाँ मंत्री को जो हॉस्पिटल कांड कर चुका था बिहार में, किसी मंत्री नहीं, वो उसके बाद में किया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद का किया। ब्रिज बिहारी प्रसाद को इसने बाद में मारा था। अब देखिए हिम्मत दिखी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस तरह का अपराधी न पहले था न उसके बाद अभी तक तो नहीं हुआ है। कि यहाँ पर उसने ये जो दवा व्यवसायी थे के रस्तोगी, हज़रतगंज में उसकी गाड़ी को ओवरटेक की बेटे को किडनैप करना चाहते थे। और के रस्तोगी, सोलोमन एंड सोलोमन उनकी कंपनी थी, मेडिकल की बहुत बड़ी कंपनी थी। तो उसको रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं और फिर वो गोली चला दी। के रस्तोगी साहब मौके पे मर गए और कुणाल को उठा के ले गया, उसकी रैंसम मांगनी शुरू की। इसी बीच में सूरज भान ने इसको खबर की कि भाई तुम तुरंत चले आओ, क्योंकि अब लगता है कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारा नुकसान कर। तो तब ये वहाँ गया। मतलब एक पकड़ रख के, एक जिसको वो कहते हैं ना कि एक किडनैपी को रख के उसके रैंसम की डिमांड कर रहा है, और दूसरे काम के लिए वहाँ चला गया और वो फिर निपटाया उनको वहाँ। ब्रिज बिहारी प्रसाद की, हाँ, ब्रिज बिहारी प्रसाद का उसने हॉस्पिटल में घुस के उनकी हत्या की। और उसके बाद आया तब रैंसम लेके कुणाल को छोड़ा गया। तो इस तरह का था वो। अब वही है, सीईओ थे, कितना प्रेशर पड़ रहा था आप लोगों को? बहुत प्रेशर था भाई। अधिकारी के अरुण कुमार साहब जैसे एसएसपी लखनऊ को इसी के अपराधों की वजह से हटाया गया यहाँ से। जी। फिर उन्होंने भी ठान ली और फिर उन्होंने कहा साहब देखिए, जिला पुलिस में रह के लॉ एंड ऑर्डर भी, क्राइम भी, प्रदेश की राजधानी का दबाव भी, ऐसे में उसको हम ट्रैक कर पाएँ और उसका पता लगा पाएँ थोड़ा मुश्किल है। एक अलग यूनिट बना दी जाए। तो खैर उस समय शाह साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, राजीव रतन शाह साहब थे। वो उसी समय अमेरिका गए हुए थे जब कुणाल की किडनैपिंग हुई है। और कुणाल, के रस्तोगी और शाह साहब ये सब फैमिली फ्रेंड्स थे। लामार्टिनियर की पढ़ी हुई शायद उनकी भी पत्नी है और उनकी भी पत्नी है, कुछ इस तरह का था। वहीं उनको बताया गया कि ये किडनैपिंग हो गई है, के रस्तोगी का मर्डर हो गया है। तो वहाँ किसी काम से गए थे। फिर वहाँ वो गए NYPD के हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के। और पहले न्यूयॉर्क भी बहुत मशहूर था इसके लिए, क्राइम के लिए, माफिया के लिए। फिर वहाँ एक यूनिट NYPD बनाई गई, NYPD की बनाई गई एंटी माफिया यूनिट। और फिर वहाँ से माफिया एक्टिविटी ख़त्म हुई। तो ये सोच के कि हम वहाँ चल के देखते हैं कि हम भी क्या करें यूपी में, कि अब तो बहुत हो गया, ये सबको मार ही रहा है, दहशत फैल गई है, जिसको फ़ोन कर देता है वो पैसा दे देता है। तो फिर वहाँ से वो कुछ समझ के आए यहाँ पर। एक पन्ने का वो हाथ से लिख के भी ले आए थे, कैसे कैसे वहाँ प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व हुई, तो वो ले आए थे यहाँ पर। फिर उसी के आधार पर, और तब तक ये हल्ला हो गया कि साहब वो कल्याण सिंह की भी सुपारी। देखिए उसका कुल आप हाँ, नहीं, बीच में
जैसे एक वो होटल में उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, वो भी एक बड़ा कांड था। दिल्ली बहुत बड़ा कांड था। जी देखिए, विधानसभा चल रही थी, जी 10 बजे शुरू हुई होगी, और विधानसभा से दिलीप होटल आप यूँ मान लीजिए कि आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, जी आधा किलोमीटर से भी कम होगा, स्टेशन रोड पर है। जी और कहते ही हैं कि जब वो AK-47 धुआंधार चला रहा था दिलीप होटल में अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, तो वो आवाज़ विधानसभा कैंपस में भी सुनी गई, हल्ला हुआ, तुरंत पता लग गया, सारी फोर्स जो लगाई गई थी वो वहाँ पहुँच गई, लेकिन नहीं मिला वो। तो ये बहुत बड़ा उस ज़माने में AK-47 से हत्या, ये बहुत बड़ा कांड फिर था। हजरतगंज का कांड, वो भी जहाँ हजरतगंज का आपका एक, कांड, हाँ, जो है, हमारा सब इंस्पेक्टर मारा गया। जी। वो तब हम लोग STF तो नहीं बनी थी, लेकिन हम एक्टिवली उसको ढूंढ रहे थे, इतना प्रेशर था। जी। अब तो क्या उस दिन आप पहुंच गए थे लगभग वहां तक आप लोग? कौन हाँ, कौन था पहुंच उस गए दिन थे आपके भाई। साथ? क्या था सर? ऐसा थोड़ा है, किस्सा देखिए, बताइए। मैं था, सत्येंद्र वीर सिंह साहब थे, जी रणकेंद्र एक उनका गनर था, अभी भी सेवा में होगा वो था, और RK सिंह ये SP सिटी का पेशकार था। तो हम लोग धीरे धीरे करके मैनुअल इनपुट्स रोज़ लिया करते थे। हम थे तो हज़रतगंज से हम वहाँ कैसरबाग पहुँचे, और कैसरबाग में वहीं वो भी बैठते थे, SP सिटी वेस्ट थे जी सत्येंद्र वीर सिंह साहब, जी और वहीं रोज़ शाम को आदमी निकाले हम लोगों ने, काम करने वाले कुछ सिपाही निकाले, और फिर हम लोगों ने रोज़ शाम को कि साहब ये पता लगा है, ये पता लगा है, ये पता लगा है। उसी में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इनपुट ये आई कि साहब वो अपने से शेव नहीं कर पाता, शेविंग के लिए वो हमेशा किसी न किसी सैलून में जाता है। और ये भी बताया गया कि ताज होटल का जो सैलून है ज़्यादातर वहाँ जाता है, बहुत हैवी टिप देता है वो। तो बातचीत करते करते जो उनके अपोनेंट थे उस समय, उसके तमाम अपोनेंट हो गए थे। जैसे ये सत्येंद्र सिंह करके एक आदमी फैज़ाबाद में मारा गया था, सत्येंद्र लंगड़ थे, बहुत बड़ा ठेकेदार था। जी और ये पवन पांडे के यहाँ रहता था, शिव प्रकाश, यहीं कैसरबाग वाले शिवसेना के ऑफिस में। उन्होंने कहा होगा कि साहब ये फैज़ाबाद में हमें कोई ठेका नहीं लेने देता, तो इन लोगों ने उसको फैज़ाबाद में ही, उसको भी AK-47 से मारा था, शिव प्रकाश, कार से जो मारा था। जी तो सत्येंद्र सिंह का पूरा बड़ा ग्रुप था, वो उसके पीछे लगा हुआ था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो छन के आती थी, भाई हमें तो अपने काम से मतलब था, तो जो अपोनेंट हैं हम उनसे संपर्क साध रहे थे कि साहब कहाँ मिलेगा। जी तो वो जो है कि वो साहब वहाँ भी आता है, तो जहाँ जहाँ सूचना मिलती थी कि साहब यहाँ, जैसे 4-5 दिन हम लोग ताज होटल के सैलून में लगे रहे, फिर हुआ कि आज चलते हैं यहाँ पर, जो कांटेक्ट आया था उसने कहा साहब आज वो हज़रतगंज की तरफ जाएगा, और हो सकता है वो दाढ़ी बाल, इस समय उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो दाढ़ी बाल बनवाने वो हो सकता है बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून जाए, ये सूचना थी। और इस तरह की सैकड़ों सूचनाएं आती थी, 99% उसमें झूठ निकल जाती थी। जी तो ये हुआ कि चलो देखते हैं, तो कैसे पता लगेगा। वो AK-47 वो क्रिकेट वाला जो बैग है उसमें रखता था वो। तो मैं, RK सिंह, रणकेंद्र, सत्येंद्र वीर सिंह साहब, ये सारे लोग वहाँ पर आए। पीछे वाले जनपद में जो जहाँ पार्किंग पहले बनी हुई थी, तार की हल्की हल्की बाउंड्री थी, गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। हम लोग सादे में, RK सिंह को कहा गया कि वो जो हज़रतगंज कोतवाली की तरफ वाला गेट है वहाँ पे देखें, और मैं जो ये बीच वाला रास्ता है, जब आप जाएंगे उस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जनपद में, जी ये वहाँ पे रहेंगे, और हम जो है बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून वाले पे रहेंगे। अगर कोई इस तरह का बैग लिए हुए दिखाई पड़ता है तो एक दूसरे, क्योंकि क्रॉस करेगा तो अगले वाले को मिल जाएगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, बैग की तलाशी लेंगे। ये प्रोग्राम था। उसके पहले भी 3-4 बार हम लोग जनपद जा चुके थे इसी चक्कर में कि ये शेविंग कराने आएगा, तब भी बैग ढूंढे गए लेकिन नहीं मिला। नहीं, फ़ोटो उस समय तो हम लोगों ने बना ली थी। उसने असल में जितने फोटोग्राफर थे, उनका भी मर्डर किया था ना उसने, फोटोग्राफर का भी मर्डर किया था। कोई फोटो देते हुए, फ़ोटो अगर दे देगा कोई तो मार डालूंगा मैं, और मार भी दिया उसने। गोलघर के पास एक फ़ोटोग्राफ़र को, उसको ये शक हो गया कि ये हल्ला हुआ कि फ़ोटो मिल गई। हम लोग भी ढूंढ रहे थे, इसके अपोनेंट भी ढूंढ रहे थे, सब लोग ढूंढ रहे थे कि अखबार में छपवा दिया जाए।
ये तो फोटो जो है उसकी एकमात्र, ये तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है, कहाँ से ढूंढा है इसको हम लोग। तो वो उसके बहनोई के यहाँ मिल गई। बहनोई मना करता रहा कि नहीं आया था, नहीं आया था। उसकी भांजी ने, छोटी थी, उसने बता दिया कि हाँ आए थे, मेरे पास फ़ोटो है। फिर उसके बहनोई वो पैर पकड़ लिया उन्होंने कि अरे साहब वो तो मार डालेगा हम लोगों को। ये हुआ तुम बहनोई हो, तुमको कैसे मार देगा? बोले साहब उसके लिए कोई साला बहनोई नहीं, जैसे पता लग जाएगा कि ये फ़ोटो हमारे यहाँ से गई है और फ़ोटो छपेगी तो वो जान जाएगा तुरंत, तो फिर वो हम लोगों को मार डालेगा सबको। तो ये तय हुआ कि भाई बिला वजह ही ये मारे जाएँ, ये ठीक नहीं है। फ़ोटो को ले आए, उसके गर्दन का हिस्सा अलग किया। और वो कौन है, शेट्टी, एक पुराना, नहीं हीरो है जिसकी, सुनील शेट्टी का वो जीन्स वो वाली। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है इस समय, वहीं कॉर्नर पर ये सब फ़ोटो, बहुत फ़ोटो वाले, चश्मे वाले गैलरी में, यूनिवर्सल से लेके और कॉफ़ी हाउस तक जी। सब लगाए रहते थे। और खंभे में तार बांध के उसमें ढेर सारे, हाँ, लगे रहते थे। हाँ, ये हीरो हीरोइन के पोस्ट कार्ड्स लगे रहते थे। अब मैं बहुत ढूंढ रहा था कैसे फिट किया जाए कि उसको पता न लगे कि फ़ोटो कहाँ से मिली। तो वो फ़ोटो जो फैमिली फ़ोटो थी बर्थडे की, वो ले आए। तो ढूंढते ढूंढते वही सुनील शेट्टी की फ़ोटो पे नज़र गई। वो उसकी गर्दन से थोड़ा थोड़ा, अभी भी आप कायदे से देखेंगे तो गर्दन के हिस्से पे वो मिसमैच है। फिर उसको ले आए अमर फैक्स, यहाँ गए, पहली फ़ोटो कलर्ड स्टेट की मशीन उसी के पास आई थी। उसको अगर बताया होता तो वो कभी नहीं निकलता। मैंने जो है, हमने कहा इस गर्दन को, सुनील शेट्टी की गर्दन फ़ोटो में से बाहर करके इसको उसमें फिट करके ठीक से इसे निकाल दो। तो उसने निकाला, बड़ी गजब की फ़ोटो आई थी। तो हमने कहा 100 कॉपी इसकी निकाल दीजिए। फिर वो शाम को अरुण कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उसको बांटा। तो वो देश के सभी अखबारों में, टीवी चैनल पे वही फ़ोटो आई। वही एक फ़ोटो है, आज तक चलती है, वही आज तक चल रही है। फिर वो जो है वहीं पर ये पता लगा कि एक आदमी और बैग वाला, वो उसमें गैलरी से, भीतर गैलरी से बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसको रोका गया। हम थे, सत्येंद्र सिंह साहब थे और रणकेंद्र थे। आर.के. सिंह का जिम्मा चूँकि सामने वाले हज़रतगंज वाले साइड पे था, तो वो चबूतरे पर अपना घूम के देख रहे थे। तो उनकी निगाह भी हुई कि हम लोग किसी एक आदमी को, हम लोगों ने उसके बैग को चेक, बहुत से चेक किए थे, कोई नहीं, इसके पहले 5-7 बैग चेक कर चुके थे हम लोग। तो वो जब बैग हम लोगों ने लिया तो उसने रजिस्ट किया, भागने की कोशिश की। फिर जब हम लोग थोड़ा भारी पड़े तो उसने उसकी चेन खोल के हाथ डालने की कोशिश की, चेन खोल के हाथ डालने की कोशिश की। तो जैसे आप निकलेंगे तो बाएं हाथ पे टोपन दास की एक दुकान है, उसकी डेथ हो गई शायद अब तो, टोपन दास की, अच्छा व्यापारी नेता था, उसकी दुकान थी। तो उसको घसीटते हुए हम लोग उस दुकान के भीतर, वो जूझ रहा था कि बैग न मिले। खैर बैग का चेन खोला सत्येंद्र सिंह साहब ने, हाथ डाला उसमें से, तो AK-47 निकली। इस बीच में उसके साथ जो 3 लोग थे वो पीछे की तरफ भागने लगे, जिसको आर.के. सिंह ऊंचाई से देख रहा था। तो उसने ये सोचा कि पता नहीं कौन मिला, कौन भाग रहा है, तो उनने उनका पीछा कर लिया। और जो पीछे की तरफ, यानी दारुल शफा से सामने की तरफ जो चबूतरा था, उसमें पहले पतले पतले तार लगे हुए थे बस, जो उसकी बाउंड्री डिनोट करते थे कि साइकिल मोटरसाइकिल लेके कोई उधर ना जाए। ये पीछा करने, इसने अपनी पिस्टल निकाली और पीछा करने लगा। उस चक्कर में तार से उसका पैर उलझ गया, वो गिर पड़ा। ये तब तक दारुल शफा की गेट तक पहुंच गए थे 3 लौंडे, श्री प्रकाश था, सुधीर था, ये सब तीनों पहुंच गए थे। इन्होंने देखा वो गिर गए हैं तो वो पलट के आ गए, इसकी गर्दन पे पैर रखा, पिस्टल इसकी छीनी और इसी की पिस्टल से 9 गोलियां कनपटी पे मार दी। और नई नई सरकार बनी थी, दारुल शफा के हर फ्लोर पर जो नए मंत्री बने थे, उनकी गार्ड में राइफल के खड़ी हुई थी। वहाँ से साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इसके सिर पे गोली मारी है। हालांकि उनको ये नहीं पता था ये पुलिस वाले हैं कौन, लेकिन गोली मारी है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब वो छीनने लगा, फिर भागने की कोशिश करने लगा, ये लगा कि मार देगा और भी इसके पास होगी। तो हम लोगों ने सोचा पहले इसको टैकल करके, इसने, हम थे सत्येंद्र सिंह साहब या रणकेंद्र की पिस्टल पे इसने हाथ लगा दिया तो गोली चला दी गई, ये वहीं मर गया।
अच्छा, इस पूरे वाक़ये को देखने वाले 5,000 लोग थे। शाम को 7 बजे आप समझ सकते हैं कि जनपद में कितनी भीड़ जी होगी। ये पूरा स्कफल जब चला तो उसको 5-6 हज़ार लोग देखे। तो जैसे ही उसको मारा गया तो किसी ने बताया साहब जनपद की तरफ भी एक बदमाश किसी ने मार दिया है। तो हम और सारी टीम पूरी भाग के वहाँ गए तो देखा RK सिंह पड़े हुए हैं। और उस समय 9 गोलियों के बाद भी थोड़ी देर तक तो शरीर में हरकत रहती है। हम लोगों ने फ़ौरन बिना देर किए हुए उसको लादा, लेकिन KGMC उनकी डेथ हो चुकी थी। इस फिर घटना तो ने हिला दिया आप लोगों को? इस घटना ने तोड़ दिया हम लोगों को, बुरी तरह तोड़ दिया। और सुबेश कुमार सिंह साहब उस समय SSP थे। बॉडी की जब सलामी होने लगी पुलिस लाइन में, वो रो दिए। और फिर उसी दिन हम लोगों ने कसम खाई कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। RK सिंह निहायत शरीफ आदमी था, संतान नहीं थी उसकी, धार्मिक आदमी था। दिन भर वो ऑफिस में ही रहता था, पूरा दिन पेशकार का काम होता है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, केस डायरीज पढ़ना लिखना, तो दिन भर वो तो ही वाज सो डेडिकेटेड। कहते हैं कि बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्हीं ने जुटाई थी उसके हाँ, बारे अच्छा, में। चूंकि वो रहता था उसका सब बड़ा सम्मान करते थे। वो दंद फंद में इन सब में नहीं रहता था। तो वो बहुत दिनों से था पेशकार। वो ये जो सत्येंद्रवीर सिंह साहब थे, इनके पहले के 3 SP सिटीज़ का वो पेशकार रहा है। तो उसको पब्लिक भी जानती थी, सारे पुलिस वाले भी जानते थे। तो कोई इन्फॉर्मेशन हो अधिकारी का तो ये है आज है कल चला जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता था, लेकिन उनसे सब शेयर करते थे। जी उन्हीं को काम भी दिया गया था कि दिन भर की जो सूचना, इसके इम्पोर्टेंट सूचना हो इकट्ठा करना, शाम को हम लोग इकट्ठा होंगे तो फिर चलेंगे उस सूचना को वेरीफाई करने। और ये रोज़ का काम था। तो फिर ये हम लोगों ने तो डिसाइड मंजिल तक कैसे पहुंचे आप लोग? जो कहते हैं मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी वाली बात आई। देखिए, कल्याण सिंह की सुपारी वाली बात हम लोगों के सामने तो हुई नहीं थी, लेकिन अभी अजय राज शर्मा साहब ने जब किताब 2 साल पहले लिखी, 3 साल पहले, बाइटिंग द बुलेट, जी उसमें इसका जिक्र किया कि उन्हें कल्याण सिंह जी ने बुलाया। वो तुरंत लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर सीतापुर में गए थे। ADG थे, लेकिन कोई वजह रही होगी कि यहाँ से ADG हटा के ADG पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेजा गया। उनको बुलवाया और परेशान थे। पूरा डिटेल अजय राज शर्मा साहब ने लिखा है। उनका साहब क्यों परेशान हैं तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरे मारने की सुपारी ले ली गई है और आप जो है एक यूनिट बनाइए जो सिर्फ इसी पे काम करेगी। तो जैसा उन्होंने लिखा है कि हमने कहा ठीक है साहब, लेकिन आदमी हमारे पसंद के होंगे और गाड़ी भी हमारी पसंद की होगी, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मिल रही है कि बहुत लेटेस्ट गाड़ियों से उसका मूवमेंट है। हम पुरानी महिंद्रा की जीप से उसको नहीं चेज़ कर पाएंगे। वो सब बात पे एग्री हो गए। उन्होंने कहा कल से आप इसको बनाइए। तब तक राजीव रतन शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, वो आ गए थे। उन्होंने कहा भाई एक आउटलाइन हमारे पास भी है, मैं न्यूयॉर्क में वो ऑफिस देख के आ रहा हूँ। फिर इसका गठन किया गया। ये तय हुआ कि 35 साल से कम के लोग रखे जाएंगे, कम लोग रखे जाएंगे, जिनका इंटरेस्ट है उन्हीं को हम रखेंगे। कोई आने को थोड़ी उस समय तैयार था। कुल 17 आदमी थे उस समय STF में जब शिव प्रकाश का एनकाउंटर हुआ था, कुल 17। और फिर जब आउट ऑफ टर्न होने लगा तो फिर भीड़ बढ़ने लगी कि मैं भी जाऊंगा, इधर की सिफारिश उधर की। हालांकि आज भी स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर। हाँ, लेकिन आप लोगों से मोटिवेशन मिला, हाँ, वो भी हाँ, एक पहलू रहा। हाँ, वो भी एक पहलू था। तो खैर वो बना। उसके बाद फिर नया मोबाइल फ़ोन आया था, कैसे सुना जाए। दिल्ली पुलिस के पास हमसे पहले, साल भर पहले दिल्ली सर्किल एक्टिवेट हो गई थी, वहाँ मोबाइल फ़ोन चल रहा था। वहाँ की पुलिस कैसे कर रही थी। फिर वहाँ जाके अरुण कुमार साहब ने इसकी जानकारी की। वहाँ के एक ACP को हम लोगों के साथ लगाया गया, PP सिंह नाम था उनका, वो भी अब स्वर्गीय हो गए हैं। तो कैसे नंबर सुना जाता है, कैसे लिया जाता है, यहाँ तो तब भी संभव नहीं था, लेकिन जब हम लोग दिल्ली जाते थे ऑपरेशन में तो नंबर हमको पैरेलल पर सुनने के लिए मिल जाते थे। और वो ऑपरेशन जिसमें हम लोगों ने इसको न्यूट्रलाइज़ किया था शिव प्रकाश शुक्ला को, उसके भी नंबर हम लोगों को वहाँ पर सुनने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद से मिल गए थे और उसको हम लोग सुन रहे थे। उसमें बड़ा मज़ा आता था सुनने में। आप सोचिए ना कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके जहन में कहीं नहीं है कि हमारी बात कोई सुन भी सकता है, और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब हम बदमाश को ट्रैक कर रहे हैं, अपराधी को ट्रैक कर रहे हैं, वांटेड को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो केवल अपराधियों से थोड़ी बात करेगा। वो कभी कभी अपनी प्रेमिका से भी बात करता है, कभी कभी अपने भाई से बात कर लेता है, कभी कभी बिजनेस की बात करता है, कभी डराने धमकाने के। तो सब चीज़ें एक आदमी के जो इतने चेहरे हैं
अब तो सब सावधान हो गए हैं ना कि सब कहीं हमारा फ़ोन न, उस समय तो लोग यही श्री प्रकाश के तमाम रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। लोगों ने कहा फ़ोन सुन रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा पागल हो क्या, हम मोबाइल से बात करते हैं, इसमें तार है ही नहीं है कहीं पर, ये पुलिस वाले इसको कैसे वो सुनेंगे, बिना तार के सुन नहीं सकते। तो इस तरह के कंसेप्ट उस ज़माने में थे जी। तो कहाँ तक फिर कैसे ट्रेस किया आखिर में? नहीं, अब ट्रेस देखिए, इसी बीच में ये जो लधानीज़ हैं, इनके लड़के की किडनैपिंग हुई, विवेक लधानी की। जी। उस समय शिव प्रकाश और आनंद पांडे अलग अलग हो गए थे। फिर उसके बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद वाला हुआ, कई एक हो गए, धीरे धीरे नंबर मिलते गए। लधानीज़ वाले में फिर आनंद पांडे को से इनकाउंटर हुआ, हम लोगों ने आनंद पांडे को भी न्यूट्रलाइज़ किया। विवेक लधानी पैसा दे के वापस आ गए थे, तो वहाँ भी और इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल गई। फिर हम धीरे धीरे जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलने लगी, तो फिर हम लोगों को इसके नंबर्स का भी पता लगने लगा। फिर हमें और टेक्निक्स का भी पता लग गया कि भाई एक नंबर कोई इस्तेमाल करता है, IMI नंबर से उसमें और कौन से नंबर चले हैं इनका पता लग जाता है। बिल्कुल हम लोग रॉ थे, पहली बार यूपी पुलिस में सर्विलांस शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे इनोवेट करते करते, जानते जानते फिर पीछा किया गया, और फिर ये भागने की जुगाड़ में था, इसको रांची जाना था, वहाँ का कोई बड़ा बयाना मिल गया था। फिर वही होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब क्लिक कर जाते हैं तो काम हो जाता है, और जब नहीं क्लिक करते हैं तो आदमी इसी तरह भटकता। क्लिक कर गया, पीछा किया, हम लोगों से मुठभेड़ हो गई, मारा गया। जब लास्ट टाइम इसका पीछा किया तो कहीं क्रॉसिंग पे रुका था, क्या हुआ था सर, थोड़ा सा? देखिए, क्रॉसिंग ऐसा है ना, क्रॉसिंग पे भी रुका था। देखिए, हम लोगों को जब हम सुन रहे थे, डायरेक्ट सुन रहे थे कि एक PCO पर है ये, अच्छा, हम लोग वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्टे किए थे, भागे सारे लोग, लेकिन तब तक वो PCO से बात ख़त्म करके निकल चुका था। लेकिन 3-4 मिनट का ही चूँकि की ही देरी हुई थी, वहाँ लोगों ने बता दिया कि नीले रंग की सीलो से है, जो आदमी अभी बात करने आया था। चूँकि सीलो उस समय ऐसी गाड़ी थी जो पहचान में आती थी, बड़ी कॉमन नहीं थी। जी। जैसे यहाँ सहारा वालों के पास थी 20 सीलो, तो वो शहर में जब भी निकलती थी तो सीलो का हाँ, लोग चर्चा करते थे कि साहब देखिए ये सहारा वाली सीलो है जी। और पब्लिक के पास थी नहीं। तो वहाँ भी सीलो की संख्या दिल्ली में भी बहुत कम थी। तो जहाँ ये करके निकला तो वहाँ पूछताछ में लोगों ने बताया कि एक सीलो गाड़ी साहब, 3 लोग हैं जिसमें जो आदमी अभी भी बात किया है वो उसी में बैठ के निकला है। फिर वो हम लोग ट्रैक करते गए। एक जगह क्रॉसिंग पे रेड लाइट पे गाड़ी वो दिखी ज़रूर, लेकिन जब तक हम लोग उसके पीछे पड़ते हम लोग रेड लाइट में फंस गए, रुक गए, वो आगे निकल गई। बहरहाल हम लोग गाज़ियाबाद तक धीरे धीरे, अब वही देखिए मुकद्दर होता है। यहीं शहर में ये जो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन का ऑफिस है, इसके पीछे एक पेट्रोल पंप है। हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे और ये अपनी ओपन वाली जो गाड़ी मिलिट्री वाली है उस पर तीनों बैठे हुए थे, पेट्रोल पंप पे तेल भरा रहे थे। हम लोग वहीं से गैराज से मुड़ने की गरज से कि फिर गोमती नगर चलेंगे, पेट्रोल पंप का स्पेस कभी कभी गाड़ियाँ मोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब वो उसके चेहरे पे पड़ी तो उसने भी चेहरा ऐसे ढकने की कोशिश की। हमारे साथ जो हमारा मुखबिर बैठा था तो वो तो जैसे उसकी आवाज़ ही बंद हो गई, अरे भैया सामने, और वो नीचे बैठने लगा। तो हम लोगों को एहसास हुआ कि ये शिव प्रकाश ही है। तब पहली बार हेडलाइट में देखा था। अचानक हम लोग के सामने से वो 100 की स्पीड में निकला होगा। हल्का पानी बरस रहा था, सड़क फिसल रही थी, आगे आगे वो, पीछे पीछे हम लोग, बीच में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। ये जब हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ किया उसके 6 महीने पहले की बात है। अच्छा। और फिर नहीं मिला, आँख के सामने से निकला और फिर नहीं मिला। तो कितनी दूर जाने के बाद दोबारा फिर गाड़ी मिल गई इनकी, लग गया इसको कि पीछा? हाँ, लग गया। देखिए ऐसा ना, वहाँ तो जो आपकी रेड लाइट है ना, आप रेड लाइट जंप नहीं कर सकते। जंप करेंगे तो अगली जगह पुलिस पकड़ लेगी। ये लोग भी जानते हैं कि जंप नहीं करना है, तो कहीं हम रोके गए, कहीं वो रोके गए, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। तो आप लोग इतनी तैयारी से थे कि हाँ? नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। असलहे अपने हम लोग रखते थे, हम जानते थे क्योंकि लोकेशन मिल रही थी कि दिल्ली में है। वो कॉल भी मिल गई जब ये आरिफ होटल वालों को धमका रहा था, सब मिल गया। तो इसका मतलब वो है। तो एक AK-47
और सबके पास अपनी 9mm की पिस्टल्स और गाड़ी में ही कार्टिस पड़ी हुई थी, कभी अगर मौका लगा तो। बहुत ऐसी तैयारी नहीं थी कि फिर कितने गोला दूर जाने बारूद। पे मिला? ये मिला करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने पे। ये मिला तो हम लोग को गाज़ियाबाद में। जी। हाँ, तो कैसे इसको ओवरटेक करके? नहीं, अब वो उसको भी अंदाज़ लग गया कि पीछा हो रहा है। जी। अरुण कुमार साहब के साथ एक इंस्पेक्टर थे VPN सिंह, उसकी भी डेथ हो गई कोरोना में। उनको उन्होंने फ़ोन किया कि भाई लोकल तुम वहाँ हमको थोड़ा सपोर्ट दो, नहीं फिर निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगी। 6 महीने पहले निकल गया था। तो खैर वो तो उनके लोगों ने, उन्होंने किसी सब इंस्पेक्टर का नाम बताया, वो लोकेशन बताता रहा। और फिर उसके बाद ये जैसे ही, इसे आइडिया नहीं था, जब ये इंदिरापुरम की तरफ मुड़ा तो आगे से रास्ता ब्लॉक था। नया, बिल्कुल नया बन रहा था, बस रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था इंदिरापुरम में। और ये आगे गया है तो इसने पीछे पीछे, हम लोग थे तब तक, और गाड़ियाँ हम लोगों ने, 2 गाड़ियाँ हो गई थी हम लोगों के, 5-7 आदमी हो गए थे। AK-47 और वो 9mm पर्याप्त थी हम लोगों के पास। तो जब ये आगे इसे लगा कि नहीं, तो इसने हल्के से मोड़ के उतर के भागने की कोशिश की। फिर हमारा काम हो गया पूरा। सीलो गाड़ी पे ही था वो, सीलो गाड़ी पे ही मिला। आखिरी बार क्या कहा? कुछ नहीं, तब तो ये था ना कि ये भागने ना पाए बस। और उसके दिमाग में था कि अगर अब पकड़ गए तो मारे जाएंगे। तो उसने अपनी तरफ से कोशिश की, गोली चलाई, हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश। जैसे ही वो उसके भीतर उतरा है कच्चे पे, वैसे ही हम लोगों ने आगे से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और हम जानते थे कि ये बैक करेगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो वो बैक किया। फिर उसने की आदत थी, उसका कहना था कि जो पहली गोली मार ले वही बादशाह है। उसके बाद फिर शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, तीनों को। तो फायर कर रहा था, भाग रहा था, हम लोग पीछे पीछे थे। हम लोग बिल्कुल फ्रंट रनर थे, मैं, सत्येंद्रवीर सिंह साहब और इंस्पेक्टर है हमारा अविनाश मिश्रा। हम भी फायर कर रहे थे। हमें आइडिया नहीं था कि आज इसके पास AK नहीं है। हम डर रहे थे कि ऐसा न हो कि ये रिटेलिएट करे। हालांकि हम भी AK-47 लिए हुए थे। 9mm के 2 पिस्टल सब लोगों के पास थे। फिर वो गिरा है और फिर उसने वो जैसे रहम की भीख कि छोड़ दीजिए, गोलियां लगी थी, फिर भी वो छोड़ दीजिए की बात कर रहा था। नजदीक गए हैं, जीन्स की पैंट पहने हुए था, एक T-शर्ट पहने हुए था और यहाँ स्पोर्ट शू पहने हुए था। बहुत ही अच्छी कद काठी। उस समय ताजी बुलेट हिट्स थी, तो ये अंदाज नहीं लग रहा था कहाँ वो बुलेट लगी हैं। 1-2 मिनट उसकी आवाज निकली होगी। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये ठंडा हो। तो एक श्री प्रकाश जो आतंक का इतना बड़ा पर्याय था, ये उसकी कहानी आपने सुनी। और जो सुपर कॉप की हम लोग बात कर रहे थे, तो साहब संविधान की शपथ सभी लेते हैं जब पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें बड़ी जाबाजी से काम करते हैं। वजह क्या है? संवेदनशीलता। जिसके अंदर संवेदनशीलता है वो जुड़ेगा, सीधे कनेक्ट होगा पब्लिक से, और उसके बाद पब्लिक के न्याय के लिए वो किसी हद तक जाएगा। ऐसे ही राजेश पांडे जी ऐसे ही अधिकारी रहे। इनके पास बहुत सारी कहानियां हैं। वक्त कम है, आज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जल्दी इनसे एक बार फिर समय मांगेंगे और कुछ और बहुत ही ऐसी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं और सुनाएंगे, जिसको सुन के आपके सोचने का तरीका भी बदल सकता है। आपने हमको समय दिया कीमती, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।